नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बेगूसराय से खबर है, भगवानपुर के दहिया गांव के पास कन्हैया के काफिले पर हमला हुआ है, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। कन्हैया मंसूर चक से सभा कर लौट रहे थे, तभी काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के दहिया की यह घटना है। कन्हैया कुमार ने बरौनी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। बता दें कि कन्हैया कुमार के खिलाफ पटना स्थित एम्स में एक जूनियर डॉक्टर और एक सुरक्षा गार्ड पर हमले के आरोप में कल ही फुलवारी शरीफ थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। और लगातार इन दिनों कन्हैया बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चूंकि बेगूसराय से कन्हैया लड़ सकते हैं, इस बात को लेकर लगातार चर्चा है और सीपीआईएम उन्हें बेगूसराय से मैदान में उतार सकता है। एआईएसएफ नेता कन्हैया पर बेगूसराय में ही हमला हुआ है। जनसभा कर संबोधित कर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया और तस्वीरों में भी देख सकते हैं इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। संतोष, इस वक्त अपडेट क्या है? जी देखिए, बिल्कुल जो बातें अभी तक सामने आ रही हैं वो मंसूर चक से कन्हैया सभा करके लौट रहे थे, जिनमें तकरीबन 6-7 गाड़ियां थी उनके साथ और 30 से अधिक आदमी भी थे उनके साथ। जो जैसा कहा जा रहा है कि ये भगवानपुर थाना अंतर्गत जब दहिया गांव ये लोग पहुंचे तो कन्हैया के लोगों का आरोप है कि वहां के स्थानीय लोगों एवं भाजयुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर हमला किया गया और जिसमें कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाद में कन्हैया आकर बरौनी थाने में 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला को दर्ज करवाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बात और जो सामने आ रही है वो स्थानीय लोग जो हैं दहिया के, उनका कहना है कि कन्हैया के लोगों के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई और पहले मारपीट किया गया, जिसमें कई लोग वहाँ के स्थानीय लोग घायल हो गए हैं, जिस वजह से कन्हैया के काफिले पर वहां के लोगों के द्वारा हमला किया गया। और वहां के लोगों ने भी भगवानपुर थाने में कन्हैया एवं 32 अन्य लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। जी सुमित, कन्हैया अभी है कहाँ? जी कन्हैया अभी बरौनी थाने में ही बैठे हुए हैं और एफआईआर की प्रक्रिया वहां चल रही है और प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी पहुंच गए हैं और उनसे कन्हैया की बातचीत हो रही है। कन्हैया अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर वरीय पदाधिकारी भगवानपुर भी जाएंगे और दोनों जगह का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस हमले में एक नया मोड़ ये है कि दोनों पक्षों की ओर से वहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि कन्हैया के लोगों ने उनसे अभद्र टिप्पणी की, उन पर दुर्व्यवहार किया और वहीं कन्हैया के लोगों का आरोप है कि वहां कुछ मौजूद लोगों ने और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है। दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर केरल में बवाल मचा हुआ है। भगवान अयप्पा के भक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। वहीं केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में अदालत के आदेश का पालन करेंगे। यानी श्रद्धालुओं और सरकार में जंग छिड़ गई है। Tradition of Sabarimala, we are believing Ayyappa and we have to keep the tradition correctly like that only. So you have to cooperate with us. सुना आपने, सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य की हिंदू महिलाएं ही विरोध में आ गई हैं। राज्य के कई हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और सभी महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है। अब बुधवार को सबरीमाला मंदिर का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद पहली बार खुलेगा। उससे पहले ही राज्य में कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू हो गया है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। सरकार सबरीमाला मंदिर जाने वाले भक्तों की सुविधाओं का ध्यान रखेगी। सरकार मामले में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी। केरल सरकार के इस बयान के बाद राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। ये जो सांप्रदायिक ताकतें ने एक ध्रुवीकरण के लिए चुनाव के पहले
इसको चुनावी स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है। और दुख की बात यही है, ये मुसलमान महिलाओं के तलाक के लिए तो आंसू बहाते हैं रोज, और अपना जो महिला को मंदिर जाने का हक है उसको रोकने के लिए रास्ते में आंदोलन करते हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है। We hope there will not be any bloodshed and the Devasam board of Lord Ayyappa will see the sense and make sure that the women between the age group of 10 and 50 do not enter the sanctum sanctorium of Sabrimala. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी केरल में बीजेपी महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे भक्तों के साथ है। खास बात ये कि सबसे ज्यादा वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो 50 साल से कम उम्र की हैं। यानी राज्य की हिंदू महिलाएं आस्था पर कानून का प्रहार नहीं चाहती। दूसरी तरफ बुधवार को दर्शन के लिए दूर दराज से भक्तों का आना भी शुरू हो गया है। अब राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहने को तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन लगातार जब्त होती शराब और शराब की खेप ये बताने के लिए काफी है कि पूर्ण शराबबंदी का सच अभी अधूरा है। आइए राजधानी के आसपास शराब तस्करी का एक तरीका देखते हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना से महज 40 किलोमीटर दूर खुसरूपुर थाना क्षेत्र की हैं और यह है फुलवरिया बिंद टोला के नजदीक गंगा घाट। देखिए, नदी किनारे बैठे इस शख्स ने बोरे से एक पॉलिथीन निकाला और पीछे पकड़ा दिया। तो यहाँ से जल्दी लेके भागबो करिए, टाइम हो लो। जी, अब समझे। शराब माफिया एक दिन में दर्जन भर नाव में देसी शराब लाते हैं। दारू के धंधेबाज बेचने वाले बोरा का बोरा खरीदकर नदी के किनारे छिपा देते हैं और पीने वाले तो जैसे बस इंतजार में ही बैठे रहते हैं। दिन में लगता है कि 10 नैया दारू उतरता है। एक नैया यहाँ पर 4 बजे भोर में, एक नैया वहाँ पर सब अपना अपनी बोरा टांग टांग के अपना भर दिन बेचते हैं। हम लोग के मर्दाना से आते हैं सब्जी बेच के भर दिन इधरे समय गंगे जी में बेचा है पीपर के पेड़ पर। रतबे में बिकता है, शाम में 3, 4, 5, 6 बजे दिनों भर बिकता है। पिए वाला के बात हवा, पिए वाला के लावा 10 रुपया में, लावा 20 रुपया में, हवा हो लावा 20 रुपया में, हवा हो लावा 20 रुपया में। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं, सब कुछ पता है, लेकिन पैसे ने कान में रुई और आंख पर पट्टी बांध दी है। अब कानून के हाथ तस्करों के गिरबान तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? पैसा मिल जाता है, पुलिस के घूस वो करता है तो कुछ नहीं बोलते। ये थाना प्रभारी घूस खाता है। हाँ, घूस खाता है थाना। क्या पुलिस प्रशासन को भले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शराब ने स्थानीय महिलाओं की जिंदगी में जहर घोल दिया है। पति दारू पीते हैं, मारते हैं, शराब माफिया विरोध करने पर धमकी देते हैं। पिए वाला के दारू किनका लिया, सारा दारू बेचा है, पी के अन्य से लड़ाई कर के बजा के मांगो बेटी के मारवे न करत न फोनगी पकड़े से दारू बेचे वाला सुधरबे न करो न पिए। अब पुलिस वाले तो कभी मानते नहीं, कैमरे पर कुछ बोलते नहीं, लेकिन क्या ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट। जल्दी लेके भागबो करिए, टाइम हो लो। आज सप्तमी है। नवरात्र में सप्तमी का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के मुताबिक जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया रहता है या कुछ अनजानी शक्तियां किसी को डराने का प्रयास करती हैं, तो सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसी अंधविश्वास की तस्वीर भोजपुर के भदवर में हमें देखने को मिली। ये कैसी आस्था है? क्या ऐसे मिलेगी परेशानियों से मुक्ति? ये आस्था है या अंधविश्वास? ये तस्वीरें भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव की हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कथित तौर पर ये महिलाएं भूत खेली कर रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है एक बरगद वृक्ष के नीचे।
जिसे लोग इच्छा भगत के टोले के नाम से जानते हैं और चमत्कारी मानते हैं। नवरात्र में सप्तमी के दिन कालरात्रि मां का पट खुलने के बाद यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगती है। लोग मानते हैं कि यहाँ हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। नहीं हो जाता है ना कुछ आता है, आप रुपी आपको दे में होगा तो कबर जाएगा। खाली हुमाद शकील अगरबत्ती हो ना, खाली हुमाद जला जाता है। इधर भलाई होता है, आता है, नहीं भलाई होगा नहीं आएगा। कितने सालों से यहाँ लोग आते हैं? हमारी को होश के पहले से पेड़ है। वैसे यहाँ न तो कोई साधु रहता है न पुजारी। लोग आते हैं, लाइन लगाते हैं, पेड़ और ब्रह्म की पूजा करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा होने लगता है। अब इनके लिए भले ही आस्था का मामला हो, लेकिन आज के आधुनिक समय में ये अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से अभिनय प्रकाश की रिपोर्ट। माता रानी के दरबार में सब कोई एक समान है, आम हो या खास, सभी को दरबार में सिर झुकाना पड़ता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। पूजा पंडाल में बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने जाकर कालरात्रि की पूजा अर्चना की और सूबे में अमन और शांति की प्रार्थना की। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री पूजा पंडाल में गए और वहां पूजा अर्चना की, साथ में उनके साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी भी, और वहीं सीएम रघुवर दास भी कल भी उन्होंने पूजा पंडाल में कई जगहों पर वो गए, उद्घाटन भी किया कई जगहों पर और खुद भी पूजा अर्चना की। खुद भी जमशेदपुर में पूजा पंडाल के संरक्षक भी हैं सीएम रघुवर दास। मां की पूजा अर्चना के बाद बिहार वासियों को सीएम नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी। नवरात्रा के दौर में सप्तमी के दिन मैं समस्त बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ जो पूजा के आयोजन की समिति है उसको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और दुर्गा पूजा के अवसर पर भी मैं सबको बधाई देता हूं। आपस में प्रेम का भाव रखना चाहिए, भाईचारे का भाव रखना चाहिए, सद्भावना का भाव रखना चाहिए और सब लोग जो पूजा करते हैं, इन दिनों शक्ति की पूजा करते हैं, वो भी अर्जित हो, वो सबके लिए होता है। इसलिए आपस में सौहार्द का माहौल जरूर रखना चाहिए और मैं इस अवसर पर सब लोगों को, समस्त बिहार वासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। जेडीयू में शामिल होने के एक महीने के भीतर ही प्रशांत किशोर पावरफुल हो गए हैं। नीतीश ने पीके को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। साथ ये भी साफ हो गया है कि नीतीश के बाद प्रशांत किशोर ही पार्टी में नंबर 2 की स्थिति में रहेंगे। महीने भर में पीके का प्रमोशन, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने प्रशांत किशोर। नीतीश के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत। जेडीयू के प्रशांत किशोर अब पार्टी में और भी पावरफुल हो गए हैं। पीके अब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं। पार्टी ने प्रशांत को ये बड़ी जिम्मेदारी चुनावी मौसम में सौंपी है। पार्टी में अहम स्थान बनाने के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशांत अब जेडीयू को आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर पाएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर श्री प्रशांत किशोर जी को नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति का हम स्वागत करते हैं। उनके मनोनयन के बाद पार्टी उन क्षेत्रों में भी विकास करेगी जो अब तक अछूते रहे हैं और वो पार्टी को एक नया आयाम प्रदान करने में कामयाब होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
ये भी कम दिलचस्प नहीं कि आज से ठीक एक महीने पहले 16 सितंबर को ही प्रशांत किशोर ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की थी और 16 अक्टूबर को उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि पीके के प्रमोशन पर आरजेडी ने तंज कसा है। बिजनेस करने आया था चुनाव के प्रचार कराने के लिए और वो आदमी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, इससे बड़ी खबर जो है हो ही नहीं सकती है। और राजनीति करने वाला क्या झाल बजाएगा क्या जदयू में? प्रशांत किशोर जब जेडीयू में शामिल हुए थे उसी समय से ये माना जा रहा था कि नीतीश उन्हें पार्टी के अंदर कोई बड़ी भूमिका देंगे। जेडीयू के अंदर लगातार इस बात की चर्चा थी कि प्रशांत किशोर को पार्टी में लाने के पीछे नीतीश का मकसद पार्टी के अंदर अपना कद बढ़ा रहे दूसरे नेताओं को औकात में रखना है। ऐसे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर प्रशांत किशोर की तैनाती ने अब ये तय कर दिया है कि नीतीश के बाद पार्टी में प्रशांत ही सबसे ताकतवर नेता होंगे। दिल्ली से दिवाकर तिवारी के साथ पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी के शत्रु अब तेजस्वी के मित्र हो गए हैं। आखिरकार शत्रु की राजनीतिक नैया को किनारा मिल ही गया है। कयासों को खामोश बोलते हुए पटना में आज शत्रुघ्न सिन्हा तेजस्वी यादव के साथ न सिर्फ माता के दरबार में प्रकट हुए बल्कि तेजस्वी के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें विजय भव का आशीर्वाद देकर हम साथ साथ हैं का ऐलान भी कर दिया। शहर दशहरे के उत्सव में डूबा हुआ है और पूजा पंडालों में और पूरे शहर में, राजधानी में कहें तो भीड़ उमड़ी है। उत्सवी मूड में पूरा बिहार आ चुका है और सियासत भी पूरे मूड में है, त्योहार के और उत्सव के मूड में। और इस त्योहार की सबसे बड़ी तस्वीर अभी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ पहली बार दिख रहे हैं सार्वजनिक रूप से। और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तिलक लगाई है माथे पर तेजस्वी यादव के और पहली बार सामने दिखे हैं तेजस्वी यादव के साथ शत्रुघ्न सिन्हा। और ना सिर्फ साथ दिखे हैं बल्कि माता के दरबार में ही एक तरह से तिलक लगा के अपनी उपस्थिति का जयघोष भी कर दिया है कि हाँ, हम तेजस्वी यादव यानी राजद के साथ हैं। ये एक वक्त चुना गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा के तमाम कयासों पर एक तरह से आज माता के दरबार में आकर कहीं ना कहीं विराम लग गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो बार बार खामोश कहते रहते हैं, वो राजनीतिक कयास माता के दरबार में आकर खामोश हो गए हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने न सिर्फ राजद के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है बल्कि अपनी उपस्थिति का जयघोष भी तेजस्वी यादव के माथे पर तिलक लगाकर कर दिया है। कैमरामैन अशोक के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। जहां 16 से 19 अक्टूबर तक शहर में बड़े मंझोले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं राजधानी के कई रास्तों पर परिचालन भी बाधित रहेगा। डाक बंगला चौराहा जाने वाले सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चलेंगे। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने छोटे बच्चों के पॉकेट में मोबाइल नंबर और पता लिखकर जरूर डालें। आगे बढ़ते हैं। देश भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। मां भवानी का दरबार सज चुका है, पंडाल के पट खुल चुके हैं, शहर रोशनी से जगमगा रहे हैं। आकर्षक साज सज्जा और पंडालों पर बनी आकृति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं कहीं पूजा के जरिए सामाजिक संदेश दिया जा रहा है तो अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर गरबा डांडिया लोग खेलते हुए नजर आए। कोलकाता में बुलेट ट्रेन को दर्शाते हुए पंडाल तैयार किया गया। आपको हम 5 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर में महासप्तमी को कालरात्रि की अनूठी पूजा हो रही है, जिसमें नाचते गाते बैंड बाजे और सलामी के साथ शोभा यात्रा निकालकर सभी वृक्षों में निवास करने वाले देवी देवताओं के पास जाकर भक्त उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। महासप्तमी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा हो रही है। जयपुवन में नवपत्रिका की पूजा हो रही है। सशस्त्र सलामी और जयपुवन बैंड की धुन के साथ अनूठी शोभा यात्रा निकाली गई। सशस्त्र जवानों के बीच चल रही मां की डोली के साथ नाचती गाती महिलाएं पीपल,
बेल, नीम, आम जैसे 9 वृक्षों के पास जा रही हैं और माता रानी को आमंत्रित कर रही हैं। हमारे यहाँ नवपत्री का प्रवेश है। माँ को गाजे बाजे के साथ, पूरे उत्साह के साथ माँ को हम लोग आह्वान करते हैं। बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी के यहाँ के दरबार में आके हम लोग को उत्सुकता से नाचना गाना, हम लोग का मन प्रसन्न हो गया। कुछ खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, भूख भी मिट गया नाच गान से। जैपवन की अनूठी पूजा पद्धति नेपाली रीति रिवाज से प्रभावित है, जिसकी शुरुआत 1880 में हुई और ये परंपरा आज भी बरकरार है। ये वाहिनी 1880 को स्थापित है। उस समय तादाद कुछ कम थी, क्योंकि 46 व्यक्तियों के द्वारा ये वाहिनी चला है। माता रानी की कृपा है कि आज ये वाहिनी 2 जगह विस्थापित है, एक बिहार में, एक झारखंड में, और ये पूजा पूरे जोर शोर से चली आ रही है। इस अनूठी पूजा पद्धति में देवी के आह्वान के साथ ही पाठे की बलि देकर आराधना की जाती है। मान्यताओं के मुताबिक नवपत्रिका प्रवेश के साथ ही मां का रूप संपूर्ण होता है। हम लोग शोभा यात्रा से 9 देवियों को लेके जाते हैं वहाँ पर, वहाँ नवपत्रिका का पूजा होता है। नवपत्रिका पूजा होने के बाद में महाकाली जी को स्थापित करके उनको मना करके हम लोग लेके आते हैं। जैपवन में नेपाली समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं और इनकी अनूठी दुर्गा पूजा परंपरा आम लोगों के लिए आस्था के साथ साथ एक कौतूहल का विषय भी बना रहता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।